जो व्यक्ति पढ़ा लिखा अगर हिंदी या किसी स्थानीय भाषा जो लोकल भाषा में पढ़ा हुआ है उसकी वैल्यू नहीं है, उसको इंग्लिश आनी चाहिए। और इंग्लिश क्या इस देश की भाषा है? अंग्रेज आए उससे पहले की तो हमारी 42 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हमारी थी। क्योंकि सरकार भर्तियां नहीं निकाल रही, और भर्तियां निकाल नहीं रही है, इसलिए बेरोजगारी बढ़ रही है। एक अनेक मुद्दे जो राष्ट्र हित में होते हैं, जो देश हित में होते हैं, वो विद्यार्थी परिषद कहीं ना कहीं उठाता रहता है। आप तमाम तरीके के क्राइम देख लीजिए जिसमें टेक्निकल या एजुकेशन का प्रयोग किया जाता है, थोड़ा सा माइंड लगाया जाता है, वो कोई अनपढ़ व्यक्ति या कम पढ़ा लिखा तो नहीं कर सकता। उन्होंने देखा कि भाई नहीं तो बल से हराया जा सकता, नहीं इकोनॉमिक रूप से हराया जा सकता, कैसे हराया जा सकता? हाँ, शिक्षा पे वार किया जा सकता है। पूरे विश्व को एक परिवार मान के चलते हैं, तो इसका मतलब ये हम तमाम संस्कृतियों को अपना सकते हैं। हमारा देश सबसे युवाशील देश है और सबसे ज़्यादा युवाओं की संख्या है। कि हमेशा स्थानीय भाषाओं में एग्जाम कराए जाएं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। भारत का जो छात्र होता है, जो कॉलेजों में छात्र निकल के आता है, वो अनेकों सुधार अपने कॉलेज स्तर से ही प्रयास करता है। हम नहीं, हमसे पहले देश ने हमको सब कुछ दिया, हम भी तो कुछ देना सीखें। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। मैं हूं आपके साथ रागिब। दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्र इलेक्शन को लेकर के वोटिंग 22 तारीख से शुरू हो जाएगी। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के आर्यभट्ट महाविद्यालय के बाहर में, और हमारे साथ कुछ लोग हैं जो कि एबीवीपी से जुड़े हुए हैं। इससे पहले मैं आपको छात्र राजनीति के बारे में बता दूं कि कुछ लोग छात्र राजनीति को बड़े हल्के में लेते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं अगर छात्र नेता ना होते तो शायद जेपी आंदोलन सफल ना हो पाता। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे कि आखिर छात्र राजनीति का क्या महत्व है भारत की राजनीति के अंदर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पुष्पेंद्र है जी। छात्र राजनीति में हमेशा जो भारत की जो बड़ी राजनीति है, बड़े स्तर की राजनीति है, उसमें छात्र राजनीति की बहुत बड़ी भूमिका होती है। उसमें कुछ लोग उसको हल्के में लेने का प्रयास करते हैं, जबकि ऐसा है कि एक बार बांग्लादेश और उसकी ज़मीन का वो था, तो एक बड़ा आंदोलन विद्यार्थी परिषद ने खड़ा किया था, जिसमें वो बांग्लादेश हमारी ज़मीन को छीनना चाहता था। तो उस 2 बीघे ज़मीन के लिए हमने इतना बड़ा आंदोलन पूरे भारतवर्ष के लिए किया था। एक कश्मीर पे तिरंगा, आपने आतंकवादियों ने कहा कि यहाँ पर तिरंगा, लाल चौक पर तिरंगा नहीं फहरा सकता, तो उसमें भी विद्यार्थी परिषद ने एक बुलंद आवाज़ में इकट्ठा करके वहाँ पर 10 लाख कार्यकर्ता इकट्ठा करके कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने का काम किया था। और आज वही पूरा हो रहा है। और धारा 370 से लेकर के एक अनेक मुद्दे जो राष्ट्र हित में होते हैं, जो देश हित में होते हैं, वो विद्यार्थी परिषद कहीं ना कहीं उठाता रहता है। यही छात्र राजनीति हमारा संगठन, हमारा प्रयास करता है कि जो हमारी क्रीम है उसको निकाल करके हम अन्य बड़े स्तर पर, जो बड़े स्तर की राजनीति है, वहाँ पर जाते हैं। अन्य आज भी राजनेता हैं जो अन्य संगठनों से गए हुए हैं, हमारे विद्यार्थी परिषद से भी अन्य राजनेता गए हुए हैं। तो एक भूमिका होती है उसको सैद्धांतिक रूप से स्पष्ट करना और उसको एक नई दिशा दिखाना, राह दिखाना, एक ये संगठन का कार्य भी होता है। और संगठन की भूमिका भी होती है कि एक छात्र को अपने उस परिवेश में डालना, राजनीतिक परिवेश में डालना, और राजनीतिक परिवेश से उसको एक बड़े स्तर पर एक बड़ा राजनेता बनाना, एक संगठन की भूमिका होती है। और उसमें छात्र जीवन का एक बड़ा महत्वपूर्ण होता है। छात्र जीवन में अनेकों ऐसे मोड़ भी आते हैं जहाँ पर छात्र राजनीति बड़े बड़े आंदोलनों में हिस्सा लेती है। जैसे आपने अभी बात किया जेपी आंदोलन के बारे में, तो वो आंदोलन सभी जानते हैं कि भारत का सबसे बड़ा आंदोलन रहा है, राजनीति के केंद्र रहा है। इंदिरा गांधी की कुर्सी उसी के कारण गई हुई थी। तो इस प्रकार से अनेकों आंदोलन ऐसे छात्र अगर चाहे, हमारा देश सबसे युवाशील देश है और सबसे ज़्यादा युवाओं की संख्या है। अगर छात्र जीवन में युवा अपना प्रयास करने लगे राजनीति के अंदर, तो हम कहाँ से कहाँ कर भारत की राजनीति में अनेक सुधार ला सकते हैं। भारत का जो छात्र होता है, जो कॉलेजों में छात्र निकल के आता है, वो अनेकों सुधार अपने कॉलेज स्तर से ही प्रयास करता है। हम थोड़ा पहले ये भी बात कर लेते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय, अब एबीवीपी दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए क्या करेगी, मतलब किस तरीके की भूमिका निभाएगी, किस तरीके का काम करेगी दिल्ली यूनिवर्सिटी? एबीवीपी का एक ही लक्ष्य है कि हमारा जो छात्रों की क्या समस्या? छात्रों की समस्या सबसे बड़ी आ रही है इस समय, फीस की आ रही है। हमने बोला है कि 1 स्टूडेंट 1 टाइप फीस, यानी कि अलग अलग संस्थानों में अलग अलग प्रकार की फीसें होती हैं। उससे छात्र परेशान होता है, उसको विचार करने लगता है कि मैं कहाँ एडमिशन लेना है, कहाँ नहीं लेना है। तो ये विद्यार्थी परिषद का मुख्य मांग है कि हर कॉलेज के अंदर, हर कैंपस के अंदर एक समान, एक फीस, एक जैसा व्यवहार छात्र के साथ होना चाहिए। दूसरा, अनेकों मुद्दे हैं
जैसे कि सरकार के पास अध्यापकों का भी प्रोफेसरों की कमी है, उसको लेकर के मुद्दे उठाते हैं। जैसे सफाई, अभी 2 अक्टूबर को गांधी जी जयंती है, उस पर स्वच्छता अभियान को लेकर के तो हम चाहते हैं कि विद्यार्थी परिषद की एक मुख्य मांग होती है कि सफाई अभियान को लेकर के हमें छात्र जीवन का एक विशेष महत्वपूर्ण योगदान होता है। उसको लेकर विद्यार्थी परिषद SFD के माध्यम से, स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट, जो पर्यावरण के लिए स्पेशल काम करता है, पर्यावरण के मुद्दों पर बात करता है। दूसरा हमारा भारतीय संस्कृति, आज आपने देखा होगा कि अन्य कॉलेजों में, कैंपसों में वेस्टर्न कल्चर प्रभावित है, पश्चिमी सभ्यता, उसको समाप्त करना है। पश्चिमी सभ्यता जब से हावी हुई है, आज क्या है पश्चिमी सभ्यता, कुछ उदाहरण? पश्चिमी सभ्यता में जैसे पहले आपने देखा होगा कि पहले विद्यार्थी क्या होता था, नशे से दूर रहता था, इस प्रकार की पढ़ाई के अंदर उसकी रुचि होती थी। आज विद्यार्थी 40% विद्यार्थी नशे की लिप्त में वो आपने देखा होगा बाहर कॉलेज कैंपसों के बाहर में जो स्टॉल लगी होती हैं, उनके बाहर कोई बच्चा सिगरेट पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई तम्बाकू खा रहा है। तो इस प्रकार का जब तक विद्यार्थी के अंदर संस्कार नहीं आएंगे, गुण नहीं आएंगे, वो अच्छी शिक्षा ग्रहण कर ही नहीं सकता, अच्छे शिक्षकों का सम्मान नहीं कर सकता है। शिक्षकों का सम्मान तभी कर सकता है जब विद्यार्थी के अंदर अनुशासन होगा। अनुशासन ठीक है, ये बताइए कि प्रोफेसर की कमी काफ़ी टाइम से है दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर, इसको कैसे दूर किया जाए? क्योंकि हमको ये भी पता चला है कि छात्रों को पढ़ाने के लिए प्रोफेसर ही नहीं है। तो देखिए, भाई साहब ने जैसे बताया कि प्रोफेसरों की कमी है, और ये सच बात है। ना केवल दिल्ली विश्वविद्यालय, तमाम देश के जितने भी केंद्रीकृत हैं या जो राज्य के अंतर्गत जो विश्वविद्यालय या कॉलेजेस चलते हैं, उनमें तमाम में प्रोफेसरों की कमी है, क्योंकि सरकार भर्तियां नहीं निकाल रही, और भर्तियां निकाल नहीं रही है, इसलिए बेरोजगारी बढ़ रही। क्यों? कई लोग मास्टर्स कर लिए, नेट कर लिए, नेट करने के बाद वो एलिजिबल हो गए प्रोफेसर के लिए, पढ़ाने के लिए, लेकिन जब भर्ती नहीं निकलेगी वो क्या करेंगे? तो इससे दो चीज़ें हो रही हैं। एक तो भर्ती ना निकलने के कारण छात्र कुंठा से भर रहा है कि यार मेरे को जॉब ही नहीं मिल रही, मैं वेल क्वालिफाइड हूँ, फिर भी। दूसरा, बेरोजगारी बढ़ रही है। अब जो बेरोजगार छात्र है, जो खाली बैठा है, जो कुछ नहीं कर रहा, उसके दिमाग में कुछ ना कुछ खुरापाती आती हैं, इससे क्राइम बढ़ते हैं। क्योंकि पढ़ा लिखा कोई भी, आप तमाम तरीके के क्राइम देख लीजिए जिसमें टेक्निकल या एजुकेशन का प्रयोग किया जाता है, थोड़ा सा माइंड लगाया जाता है, वो कोई अनपढ़ व्यक्ति या कम पढ़ा लिखा तो नहीं कर सकता, वो एक अच्छा एजुकेटेड कर सकता है। वो क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये सरकार को सोचना चाहिए, प्रशासन को सोचना चाहिए, और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इसी चीज़ को लेकर काम कर रही है। हमारे तमाम हमने प्लेटफॉर्म बनाए हैं, चाहे जिसको कल्चरल के लिए अगर कुछ अच्छा है, वो कल्चर में अच्छा है, तो कल्चरल के लिए हमने राष्ट्रीय कला मंच बनाया। जिसको सोशल वर्क करने में मज़ा आता है, जिसको सोशल वर्कर बनना है, तो उसके लिए हमने स्टूडेंट फॉर सेवा बनाया है, स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट बनाया है, जिज्ञासा बनाया है, मेडिविजन बनाया है, हमने एग्रीविजन बनाया है, जिसको एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जाना, हमने तमाम चीज़ें बनाई हैं। अब उदाहरण के तौर पर आते, पश्चिमी सभ्यता की तमाम बातें हुई। पश्चिमी सभ्यता ये नहीं है। हम भारतीय, अगर भारतीय संस्कृति की बात करें तो भारतीय संस्कृति ये कहती है कि हम समावेशी संस्था हैं। हम पूरे विश्व को एक परिवार मान के चलते हैं। तो इसका मतलब ये हम तमाम संस्कृतियों को अपना सकते हैं, हम तमाम संस्कृतियों को अपना सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन समस्या तब आती है जब हम अपनी संस्कृति को छोड़कर दूसरी संस्कृति को इतना अडॉप्ट। हम 200 साल तक अंग्रेजों के गुलाम रहे, उसका असर ये हुआ 1000 ईसा पूर्व से पहले हमारे यहाँ पर कोई दूसरा धर्म नहीं था। उसके बाद इस्लामी आक्रमण हुए हमारे खैबर दर्रे के बाद, वो संस्कृति हमारी बदली। अफगानिस्तान से लेकर हम यहाँ खैबर दर्रा, पाकिस्तान, पश्तून और ये सारे चेंज होते गए। उसके बाद फिर हमें मराठा, जब पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, अंग्रेजों ने हम पे शासन करा। उसका असर ये हुआ कि संस्कृति का ऐसा बुरा हाल हुआ, संस्कृति का ये बुरा हाल हुआ कि आज के टाइम पर आप भी हैं, हम भी पढ़ रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेकर तमाम केंद्रीकृत विश्वविद्यालय में हिंदी कितनी है? जो व्यक्ति पढ़ा लिखा अगर हिंदी या किसी स्थानीय भाषा, जो लोकल भाषा में पढ़ा हुआ है, उसकी वैल्यू नहीं है। उसको इंग्लिश आनी चाहिए। और इंग्लिश क्या इस देश की भाषा है? इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज। इज जस्ट अ लैंग्वेज। कहाँ की लैंग्वेज है वो? बाहर की है। तो फिर हम क्या दूसरी बाहर संस्कृति, अपनी संस्कृति को भूलकर अगर बाहर की संस्कृति अपना रहे हैं, वो पश्चिमी सभ्यता है। तो मतलब जो यहाँ के प्रोफेसर्स हैं वो इंग्लिश में ही सिर्फ पढ़ा रहे हैं क्या? बिल्कुल, तमाम पढ़ाते हैं। हिंदी के छात्रों के साथ, हिंदी के छात्र, उनको समझ में ही नहीं आता है। समस्या ये एक बड़ी प्रॉब्लम है विश्वविद्यालय के अंदर कि जो हिंदी मीडियम का छात्र है जिसको इंग्लिश नहीं आती है, अब प्रोफेसर क्लास में पढ़ाएगा इंग्लिश में, तो उसको कहाँ से समझ में आएगी? ये एक बड़ी समस्या है जिस पर ये भाई साहब बता रहे हैं हमको। अगर इंटरव्यू देने जाते हैं ना, तो इंटरव्यू भी उसका इंग्लिश में होता है। तो विद्यार्थी परिषद इन चीज़ों को लेकर भी मांग उठाती कि हमेशा स्थानीय भाषाओं में एग्जाम कराए जाएं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं तमाम, क्योंकि भारतीय है तो भारतीय भाषाओं का प्रयोग होना चाहिए। अगर कोई IAS है तो वो इंग्लिश में लोगों से बात नहीं करेगा, उसको फाइल इंग्लिश में बनानी है, लेकिन कम्युनिकेट वो लोगों से उसकी स्थानीय भाषा में करेगा। अगर तमिलनाडु का व्यक्ति कोई IAS तमिलनाडु में पोस्टेड है तो उसको तमिल आनी चाहिए।
इंग्लिश आनी चाहिए, इंग्लिश आने के लिए क्लर्क हैं वो फाइल बनाएंगे, लेकिन अगर उसे लोगों से कम्युनिकेट करना है तो उसको स्थानीय भाषा आनी चाहिए। तो इसीलिए मेरे को ये लगता है कि छात्रों को इस विषय में सोचना चाहिए, क्योंकि आने वाला फ्यूचर छात्रों का है, क्योंकि देश का फ्यूचर वही होगा जो छात्र चाहेंगे। और इसीलिए विद्यार्थी परिषद इन चीज़ों को मांग उठाती है कि जो पश्चिमी सभ्यता है, तमाम जो चीज़ें हम अपनी जड़ों को भूल रहे हैं, जड़ों को नहीं भूल रहा, आप टेक्नोलॉजी को अपनाइए, जो अच्छी चीज़ें उनको अपनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपनी जो अच्छी चीज़ें उनको मत, जड़ों को मत काटिए। ठीक है, ये बताइए कि इंग्लिश आना कितना ज़रूरी हो गया आज के वक्त में, और इसका निदान कैसे निकलेगा, इसका कोई रास्ता कैसे निकलेगा जिस छात्र को इंग्लिश नहीं आता है लेकिन फिर भी यूनिवर्सिटी के अंदर उसको इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है, उसको तो समझ में ही नहीं आएगा। देखिए, बात जहाँ तक इंग्लिश की है, आप लोगों की तरफ से कोई बात की गई है? देखिए समय समय पर विद्यार्थी परिषद इन मुद्दों को उठाता रहता है। और आपने कहा कि मैं शुरू में इस बात का जवाब देना चाहूँगा कि विद्यार्थी की क्या भूमिका है इलेक्शन के अंदर। हमारे संगठन का एक देहवाक्य है, छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति। इस वाक्य में सारी की सारी चीज़ें छुपी हुई हैं। अगर हम इसका स्वाध्याय अच्छे से करें तो हम सारा पता लगा पाएंगे। दूसरी बात है हिंदी की, इंग्लिश की। देखिए, इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज। हम सभी को पता है कि लॉर्ड मेकाले, हमको ये तो पता है कि वास्को डगामा कालीकट पे आया, लेकिन हमको ये पता नहीं हमारी तक्षशिला कहाँ पे थी। हमारे जो बड़े बड़े विश्वविद्यालय जो बिहार के अंदर थे, जो कहते हैं कि 6-6 महीने तक हमारी पुस्तकें चलती रही, हमारी नौजवान पीढ़ी को उन बातों को नहीं पता। तो लॉर्ड मेकाले ने क्या किया, तकरीबन 1 साल तक पूरे संपूर्ण भारतवर्ष का भ्रमण किया। और जब उसने पाया, सोचा, समझा, जाना कि अगर भारत की संस्कृति को नष्ट करना है, भारत का मतलब मैं बात करता हूँ अफ़गानिस्तान से लेके म्यांमार तक, मैं बात करता हूँ चाइना से लेके और श्रीलंका तक, उसको मैं भारत कहता हूँ। तो उसने ये पाया कि अगर इसको भारत देश को नष्ट करना है तो बल से नष्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि बड़े शक्तिशाली हमारे राजा हुए, हमारे महाराजा पोरस हुए, जिन्होंने सिकंदर को, यहाँ पे कहते हैं कि सिकंदर महान पूरी दुनिया जीत ली और अंत में भारत में उसको पराजय हुई और भारत में मारा गया। तो बड़े बड़े बलशाली हमारे यहाँ पे व्यक्ति हुए, तो भाई बल से भी काबू नहीं किया जा सकता। अच्छा, फिर वे काबू कर ले, वो खुद लुटेरे थे, वो धन से क्या काबू करते। हमारा आज मेरा मानना ये है कि आज सबसे बड़ी इकोनॉमी अगर संपूर्ण विश्व के अंदर है तो वो यूएस की है, 22 ट्रिलियन डॉलर की। और उसके बाद फिर इस तरह से यूरोप की है, चाइना वगैरह की है। लेकिन मैं आपको बात बताऊं, जब अंग्रेज आए उससे पहले की तो हमारी 42 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हमारी थी। हम मसाले वगैरह ये एक्सपर्ट, हाँ बिल्कुल, सोने की चिड़िया, बहुत सारे हमारे नाम हुआ करते थे। तो हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमारा अरब कंट्रीज़ में या फिर उस यूरोप में कंट्रीज़ में या अमेरिका की तरफ हुआ करता था। हम वहाँ से सोना लेते थे, हम यहाँ से कपास बेचते थे, कपड़े, मतलब बहुत सारी चीज़ बेचते थे। तो हमारी इकोनॉमी, तो हम इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग थे हम। तो उन्होंने देखा कि भाई नहीं तो बल से हराया जा सकता, नहीं इकोनॉमिक रूप से हराया जा सकता, कैसे हराया सकता। हाँ, शिक्षा पे वार किया जा सकता है, शिक्षा पे वार किया जा सकता है, और इसके लिए लॉन्ग टर्म प्रोसेस लगेगा, कम से कम 100 साल का। तो लॉर्ड मेकाले ने ये चीज़ बनाई और अपनी संसद के अंदर ये बात रखी। तो उस हिसाब के बाद फिर उन्होंने कॉन्वेंट स्कूल का एक कल्चर स्टार्ट किया, कॉन्वेंट स्कूल खोलने स्टार्ट किए। अंग्रेजों ने अपना एक ये बड़ा ही वो बनाते हैं कि अच्छे कपड़े पहनना, ये बूट वगैरह, बच्चा डिसेंट रखेगा, टाई लगाते। हम टाई क्यों लगाते, हमारा क्या कल्चर टाई लगाने का। हमारे 4 ऋतु में हमारे पास गाजर होती है, मूली होती है, सलजम, सब कुछ होता है। यूरोपियन कंट्री है, ठंडी कंट्री में कुछ नहीं होता, वहाँ पे सिर्फ खाने के लिए मांस है, कुछ है ही नहीं। जानबूझ के हम टाई इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, जेंटलमैन लग रहा हूँ, अरे क्या जरूरत है टाई लगाने की। वहाँ पे ठंडी कंट्रीज हैं, वहाँ पे बिल्कुल इसलिए टाई लगाते हैं कि सर्दी अंदर ना चले जाए, बीमार हो जाए। तो ये बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। तो इसलिए उन्होंने इम्प्लीमेंट की इंग्लिश को। और अब इंग्लिश इस समय हमारे रग रग में इस समय रम चुकी है कि हम इसको ना चाहते हुए भी निकाल नहीं सकते। और लोग इतने बड़े चापलूस बैठे हैं कि वो सामने तो बात करेंगे मीडिया के सामने, नहीं नहीं ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, कि बाद में फिर बोलते हैं नहीं नहीं इसको तो इम्प्लीमेंट करो, ये तो लॉ के खिलाफ इंग्लिश आनी चाहिए, भाषा है। लेकिन हमको अपनी मातृभाषा नहीं भूलना चाहिए। हमको जैसे पता है भारत में हर 15 कोस पर भाषा बदल जाती है, हर व्यक्ति को अपनी भाषा पर गर्व होना चाहिए। तो इस विषय में ध्यान रखते हुए अभी सरकारों ने कदम बढ़ाया है, उसको मैं प्रशंसा करता हूँ। कई नेता तो ऐसे हैं जो इंग्लिश में ही बयान देते हैं। देखिए, वो अपने आप को दिखाने कि हम इंटेलेक्चुअल हैं, हम बहुत पढ़े लिखे, ऐसा कुछ नहीं होता। एबीवीपी ने कब कब देश के लिए नहीं करा। हमारी विचारधारा यही कहती कि हम नहीं, हमसे पहले देश ने हमको सब कुछ दिया, हम भी तो कुछ देना सीखें देश के लिए। ये इतने सारे इल्जामात क्यों लगते हैं एबीवीपी के ऊपर? इल्ज़ाम लगाने, लोगों का मुंह है, हम पकड़ नहीं सकते ना। इल्ज़ाम लगाने को तमाम लगते हैं कि ये नहीं, कम्युनिस्टों के देख लो आप, तमाम इल्ज़ाम है कि ये बैलेट से नहीं, गोली से बात करते हैं, ये बुलेट से बात करते हैं। आप एबीवीपी के कितने कार्यकर्ताओं को पीटा जाता है,
कितने कार्य जेएनयू में कितनी बार मारा गया। गुंडागर्दी की बात रही तो गुंडागर्दी ये व्यक्तिगत, किसी का व्यक्तिगत हम नहीं पढ़ सकते कि व्यक्तिगत उसका लड़ाई है वो कभी इससे हुआ, तो ये व्यक्तिगत चीज़ों को संगठन से जोड़ के दिखा दिया जाता है, तो ये गलत चीज़ है। संगठन ये विद्यार्थी परिषद कभी भी, विद्यार्थी परिषद देश हित में काम करती है, छात्र हित में काम करती है, समाज हित में काम करती है, और यही हमारी विचारधारा है। परिषद को देख करके जो कम्युनिस्ट लोग हैं, लेफ्टिस्ट हैं, उनका होश हवास उड़ा पड़ा है। उनका जो प्रोपेगेंडा है, भारत तेरे टुकड़े होंगे और आतंकवादियों के समर्थन में जो जेएनयू में नारे लगते हैं, वो प्रोपेगेंडा बंद होता जा रहा है। उसी को लेकर के इनको दिक्कत होती है, उसी को लेकर के ये बार बार जो मनगढ़ंत जो आरोप हैं वो लगाते रहते हैं। परिषद हमेशा राष्ट्रहित में सोचता है और राष्ट्रहित की ही बात करता है। राष्ट्रहित में ही हमारा एक आंदोलन है। जब भी हमने आंदोलन, कोई भी आंदोलन किया है बड़ी छात्र नीति पे, तो हमने राष्ट्रहित में ही किया है। ये आगे का भारत के अंदर आपको क्या लग रहा है कि किस तरीके की राजनीति चल रही है देश के अंदर? क्योंकि आप छात्र हैं, हर चीज़ को बारीकी से पढ़ते हैं, तो हाल के दिनों में जो हो रहा है देश के अंदर, एक तरफ नूह के अंदर हिंसा हो गई, 2020 में दिल्ली के अंदर दंगे हो जाते हैं, तो कहीं किसी धर्म को लेकर के गलत बयानबाजी की जाती है, तो क्या लग रहा है इस बात पे? देखो, इस जो प्रकरण में जो क्या है कि दंगे वगैरह में तो छात्र जीवन को वो इम्प्लीमेंट होना ही नहीं चाहिए, ना ही उसमें घुसना चाहिए। इसमें छात्र का काम होता है पढ़ाई, और उससे जो अपने छात्र संघ क्या क्या ये करता है, क्या क्या सोचता है इन सब चीज़ के बारे में, जब देश में सुनता है अपने विश्वविद्यालय के अंदर कि ये सब चीज़ें हो रही है देश के अंदर, छात्र छात्र क्या? देखो, इसमें क्या है कि इसमें अगर पहले तो सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। अगर सरकार नहीं मान रही है तो सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए कि इस प्रकार के जो भाषणबाजी होती हैं, एक दूसरे धर्म के आरोप लगते रहते हैं, तो ये जब तक कंट्रोल नहीं होगा, ये बंद नहीं होगी, पाबंदी नहीं होगी, उन पर एक्शन नहीं होगा, तब तक इस प्रकार का कोई सोल्यूशन नहीं निकल सकता। सबसे पहले इसमें सुप्रीम कोर्ट को दखल देना चाहिए। मेरे को लगता है नूह दंगे में भी सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था। जो भी जिन्होंने भी चाहे विधानसभा में भाषण दिया हो कि प्यासी फोड़ देंगे या कुछ भी, या कहीं भी किसी भी प्रकार का, तो हमें स्वतः जो न्यायाधीश होते हैं, उच्च न्यायाधीश होते हैं, उनको स्वतः संज्ञान लेना चाहिए कि भाई हमें किस प्रकार से इसको, जो देश में अन्य अन्य घटनाएं हो रही हैं उस पर हम कैसे वो कर सकते हैं, कैसे उस पर एक्शन ले सकते हैं। तो मेरे को ये लगता है कि इसमें सरकार और दोनों, सुप्रीम कोर्ट दोनों को वो करना चाहिए।